नमस्ते। आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं उस पे धूल नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ जमा हुआ है। हम बात कर रहे हैं द बेरमपुर अनोमली केस फाइल नंबर 400 की। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से देखें तो ये कोई आम तहकीकात नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जहां 400 साल पुराना एक कोल्ड केस आज के मॉडर्न साइंस से आकर सीधे टकराता है। और यकीन मानिए, इसके जो सुराग मिले हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हम एक बेहद खौफनाक ऑडियो एविडेंस से करेंगे, या यूं कह लीजिए एक ऐसी गवाही जो सदियों से चली आ रही है। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, बम बम बश बम बम बश। ये कोई आम लोकगीत या भजन नहीं है। ये उन अनजान अलौकिक ताकतों का एक लयबद्ध मंत्र है, एक डेथ वारंट है। जिसने भी समय की इस खाई को पार करती हुई इस आवाज को सुना, वो जिंदा नहीं बचा। अगर हम इस पूरी घटना के टाइम साइकिल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 400 साल का वक्त कैसे आज की एक मॉडर्न लेबोरेटरी से जुड़ जाता है। सबसे पहले 400 साल पहले मदन नाम के एक युवक की लाश एक बरगद के पेड़ के पास मिलती है। फिर हम सीधे आज के समय में आते हैं। सुबह 9 बजे दिल्ली में रिसर्चर्स को एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है। फिर उनका बैरमपुर पहुंचना, वहां अचानक मौसम का भयानक तरीके से बदल जाना, और अंत में आती है आधी रात, जब उस घने जंगल से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े सदियों में बिखरे पड़े हैं। तो आइए सबसे पहले उस 400 साल पुराने इंसिडेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसे हम कहेंगे द सैटरडे नाइट कर्फ्यू ब्रीच। उस वक्त बहरमपुर में शनिवार की रात को बाहर ना निकलने का एक सख्त प्रोटोकॉल था, पर मदन नाम के एक शख्स ने इस नियम को तोड़ दिया। अपने दोस्तों से मिलने की जिद में वो साफ चेतावनी के बावजूद जंगल के रास्ते निकल पड़ा। अब तहकीकात का सबसे बुनियादी उसूल यही है कि जब आप इतने सख्त और रहस्यमयी नियम तोड़ते हैं तो उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं कौन? लोकल लोक कथाओं और पुराने गवाहों की अगर माने तो इनका एक नाम है, निशिर मोलो। ये 4 अलौकिक आकृतियां हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत यानी कॉफिन उठाए जंगल में घूमती हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही क्लियर और ब्रूटल है। जो भी चश्मदीद इन्हें देख लेता है या इनसे आंख मिला लेता है, ये उसे सीधे खत्म कर देते हैं। मदन का सामना बदकिस्मती से इन्हीं से हुआ था। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये था कि बचने का एक सर्वाइवल प्रोटोकॉल असल में मौजूद था। मदन के पिता ने उसे साफ साफ वार्निंग दी थी कि अगर उनके कदमों की आहट और उनका मंत्र सुनाई दे तो चुपचाप ऐसी जगह छुप जाना जहां से ना वो तुम्हें देख सके ना तुम उन्हें। मदन ने छुपने की कोशिश तो की, लेकिन डर के मारे उसने उन्हें देख लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी सबसे घातक भूल थी। इसी भूल का नतीजा था कि जब उसके पिता और एक अन्य ग्रामीण विपुल वहां पहुंचे तो मदन उन्हें एक भयानक लकवाग्रस्त हालत में मिला, जिसकी आंखों में मौत का वो खौफ जमा हुआ था। आगे बढ़ते हैं केस फाइल के अगले हिस्से की तरफ। सेक्शन 1, द दिल्ली लेबोरेटरी लीड। अब सीधे आते हैं मॉडर्न डे इन्वेस्टिगेशन पर। दिल्ली की एक हाईटेक लैब। यहाँ मेघना और इशिता नाम की 2 रिसर्चर्स प्रोफेसर जयदेव के अंडर काम कर रही थीं। उनके पास एक एंटीडोट बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय था। समय की इस रेस ने उन्हें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सुराग की तरफ धकेल दिया, मृत्युंजय अमृत। इशिता ने एक ऐसी पुरानी किताब ढूंढ निकाली जिसमें इस अमरता के रहस्य का जिक्र था। पुराने दस्तावेज कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से एक हरे रंग का लिक्विड टपकता है। इशिता को लगा कि अगर वो इस प्राचीन बॉटनी को डिकोड कर लें तो उनका एंटीडोट तैयार हो सकता है। जब मॉडर्न साइंस ऐसी किसी प्राचीन रहस्य से टकराती है ना, वहीं से केस एक डार्क मोड़ ले लेता है। इस फाइल का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा अब सामने आता है। सब्जेक्ट मेघना की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पर ध्यान दीजिए। मेघना पिछले काफी वक्त से लगातार आने वाले भयानक डरावने सपनों से गुजर रही थी। उसके रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा खौफनाक पक्षी उसका पीछा करता है, और सबसे शॉकिंग डिटेल, वो अपने सपनों में एक ऐसा पेड़ देखती है जिससे वही हरे रंग का लिक्विड टपक रहा है। सोचिए, जब मेघना ने इस प्राचीन किताब में बने उस पेड़ को देखा होगा तो उसके दिमाग पर क्या गुजरी होगी। किताब का वो पेड़ और उसके सपनों का पेड़ परफेक्टली मैच कर रहे थे। इसी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव और रहस्य ने उन्हें मजबूर किया कि वो 5 घंटे ड्राइव करके सीधे बेरमपुर पहुंचे। अब रुक करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पड़ाव की तरफ। सेक्शन 2, अराइवल एट ग्राउंड जीरो। तो अब हमारी दोनों सब्जेक्ट्स मेघना और इशिता ग्राउंड जीरो यानी बेरमपुर पहुंच चुकी हैं। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत भी किया,
पर बॉर्डर क्रॉस करते ही जो एनवायरमेंटल अनोमलीज वहां रिकॉर्ड हुई वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। डेटा दिखाता है कि उनके आने से पहले मौसम बिल्कुल साफ, गर्म और शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा, अचानक से काली आंधी आती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और तापमान एकदम से गिर जाता है। मौसम में इतनी तेजी से आया ये हिंसक बदलाव कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की वहां मौजूदगी ने किसी सोई हुई शक्ति को जगा दिया हो। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मैं इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंसेस पर यकीन नहीं करता। अब इन पॉइंट्स को देखिए। सिंक्रोनाइज्ड ओमेन्स यानी एक साथ होने वाले अपशकुन। जैसे ही वायुमंडलीय दबाव में अचानक ड्रॉप आया, ठीक उसी पल गांव के मुखिया के घर में रखा तेल का दिया रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल उसी वक्त गांव के मंदिर में प्रार्थना कर रहे पुजारी के सामने रखा पवित्र दिया भी अपने आप बुझ गया। पुजारी, जो इन पुरानी ताकतों को बहुत अच्छे से समझता था, फौरन जान गया कि ये किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। कुछ बहुत ही गलत होने वाला था। इन्वेस्टिगेशन अब एक सीक्रेट ऑपरेशन में बदल जाती है। सेक्शन 3, द मिडनाइट ब्रीच। मेघना और इशिता को पता चला कि गांव में राजा सूरजभान का 400 साल पुराना एक वीरान महल है। उन्होंने मुखिया के बेटे अनुज की मदद से रात के अंधेरे में इस महल में घुसने का प्लान बनाया। इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर थे। पहला, आधी रात का इंतजार करना जब पूरा गांव सो जाए। दूसरा, उस अजीब और खतरनाक आंधी को नेविगेट करना। और तीसरा, क्योंकि महल के मेन दरवाजे सालों से जैम थे, तो उन्होंने बिल्डिंग की एक कमजोर खिड़की के रास्ते अंदर प्रवेश किया। लेकिन असल शॉक तो तब लगा जब मेघना ने उस 400 साल पुराने महल में कदम रखा। उसे एकदम से डेजा वू फील होने लगा। उसका दिमाग कह रहा था कि वो इस जगह को पहले से जानती है। ये कोई आम बात नहीं थी। उसका अवचेतन मन किसी पुरानी याद को ट्रिगर कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द एंटिटीज अवेकन यानी खौफनाक शक्तियों का जागरण। जैसे ही वो तीनों उस महल में एंटर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के बाहरी हिस्से में कुछ ऐसा जागने लगता है जो सदियों से सोया हुआ था। 400 साल बाद बेरमपुर की हवाओं में वही मौत का मंत्र फिर से गूंजने लगता है। रात के अंधेरे और आंधी के बीच मुखिया और पुजारी अचानक घबराहट में नींद से उठ बैठते हैं। उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, बम बम बश, बम बम बश। जिस शक्ति को उन्होंने 400 सालों से दबा कर रखा था, जो सिर्फ कहानियों में थी, आज वो असली रूप में वापस आ चुकी थी। पूरे गांव में दहशत फैल गई। और फिर आती है इस केस की सबसे चिलिंग रिपोर्ट, द फॉरेस्ट पेरीमीटर इंसिडेंट। महल से दूर, जंगल के बिल्कुल किनारे, संपत और कप्तान नाम के 2 लोग अकेले जुआ खेल रहे थे। आंधी के बीच अचानक उनके सामने 4 आकृतियां आकर खड़ी हो जाती हैं, जिनकी आंखें एकदम लाल चमक रही थी, निश्चिर मोलो। फिर जो ताबूत उन्होंने उठाया हुआ था वो धीरे धीरे खुलने लगता है, और उसके ठीक बाद एक ऐसी दिल चीर देने वाली चीख वहां से आती है जिसने पूरे बेरमपुर गांव की रूह कंपा दी। ये इस जागृत शक्ति के पहले शिकार थे। लेकिन उसी वक्त जब जंगल के बाहर मौत का खेल चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन हमें वापस उस पुराने महल के अंदर ले जाती है। मेघना, इशिता और अनुज उस वीरान अंधेरे गलियारे में खड़े हैं। तभी उन्हें किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई देती है, और फिर सामने का एक भारी दरवाजा बहुत जोर से खुलता है। एक ऐसी जगह जो सदियों से बंद थी, जो पूरी तरह सील थी, वहां से कोई आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उन तीनों के चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ खौफ था। और यहीं पर आकर ये केस फाइल एक बहुत ही अनसेटलिंग नोट पर रुक जाती है। इस पूरी तहकीकात का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, आखिर मेघना के उन डरावने सपनों, उस प्राचीन मृत्युंजय अमृत और निशिर मोलो की इस हिंसक वापसी के बीच असली कनेक्शन क्या है? क्या मेघना का उस रात महल में घुसना ही इन ताकतों को जगाने का ट्रिगर पॉइंट था? और सबसे बड़ा सवाल, उस बंद दरवाजे से बाहर आखिर कौन निकला? केस फाइल 400 का रहस्य अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि इसने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। इस अनोमली का पूरा सच जानने के लिए हमें इन अंधेरे रास्तों में और डीप जाना होगा। आज की इस इन्वेस्टिगेशन फाइल में बस इतना ही।